हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखिए, हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत चैप्टर नंबर 10 पूरा कर चुके हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11, और इस चैप्टर का नाम है श्वसन, रेस्पाइरेशन। श्वसन, रेस्पाइरेशन। देखिए, श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो सभी जीवों के अंदर होती है, चाहे जीव एक कोष के हो, चाहे बहुकोष के हो, चाहे पादप हो, चाहे प्राणी हो, या जीव प्रोकैटिक हो यानी प्रोकैटा, या फिर यूकैरियोटा। सभी जीवों में अपने शरीर में चलने वाली जैविक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा जो है ये श्वसन क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए सभी जीवों में श्वसन क्रिया होती है। इस श्वसन क्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण होता है, उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। तो ये श्वसन की जो क्रिया है ये एक ऐसी क्रिया है कि जब तक जीव के अंदर होती रहती है जीव जीवित रहता है, और जब ये क्रिया होना बंद हो जाती है जीव जीवित नहीं रहता है, अर्थात एक आवश्यक क्रिया होती है। देखिए, इसको अगर हम परिभाषित करें तो श्वसन यानी रेस्पायरेशन, श्वसन वह जैविक क्रिया है, वह जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया मतलब जीव के अंदर चलने वाली क्रिया है जिसके द्वारा भोजन में या भोज्य पदार्थ, भोजन कह सकते हैं, जिसके द्वारा भोजन में निहित जो रासायनिक ऊर्जा है, भोजन में निहित रासायनिक ऊर्जा को ऐसी ऊर्जा में बदला जाता है, ऐसी ऊर्जा में बदला जाता है जिसका उपयोग जीवधारी अपनी जैविक क्रियाओं में करता है, जैविक ऊर्जाओं में करता है, या जैविक ऊर्जाओं में करता है, या यूं कह सकते हैं जैविक ऊर्जा के या जैविक क्रियाओं के संचालन में करता है। अपनी जैविक क्रियाओं के, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैविक क्रियाओं के संचालन में करता है। अर्थात
श्वसन वह जैविक क्रिया है जिसके द्वारा भोजन में निहित रासायनिक ऊर्जा को ऐसी ऊर्जा में बदला जाता है जिसका उपयोग जीवधारी अपनी जैविक क्रियाओं के संचालन में करता है। देखिए, इसको और दूसरे तरीके से हम भी परिभाषित कर सकते हैं कि श्वसन वह क्रिया है जिसमें O2 को ग्रहण कर किया जाता है और CO2 को मुक्त किया जाता है। यानी इस क्रिया में O2 को ग्रहण किया जाता है और CO2 को मुक्त किया जाता है। यानी श्वसन एक तरह से ऐसी क्रिया है जिसमें O2 को तो ग्रहण किया जाता है, इस क्रिया में O2 को ग्रहण किया जाता है और CO2 को मुक्त किया जाता है, और साथ ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों में संचित स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जाता है। अर्थात भोज्य पदार्थ जो होते हैं उसमें जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा है, उस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। एक प्रकार से ये यो कह सकते हैं कि एक ऐसी जैविक क्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाओं में कुछ विशेष जटिल भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे सरल यौगिक का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है और उस ऊर्जा को संचित कर लिया जाता है, और यही ऊर्जा जीव के शरीर में चलने वाली जो जैव रासायनिक क्रिया है उनके संचालन में काम में आती है। अब देखिए, ये जो क्रिया है ये मुख्य रूप से एक तो होती है ऑक्सीशन और एक होती है अनऑक्सीशन। तो ज्यादातर परिस्थितियों में ऑक्सीशन की क्रिया होती है, या यूं कह सकते हैं कि श्वसन सामान्यतः ऑक्सीशन होता है, जिसमें भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होती है। देखिए, इस क्रिया को अगर हम समीकरण के द्वारा व्यक्त करें तो ये क्रिया इस प्रकार से होती है। इस क्रिया में जो कि ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है, ये क्रिया यहां इस तरह से, ये कार्बनिक भोज्य पदार्थ है C6H12O6, ये ग्लूकोज है और इस ग्लूकोज का उपयोग ही सबसे पहले किया जाता है कार्बनिक यानी श्वसन क्रियाधार के रूप में, और 6O2 ये श्वसन क्रिया में परिवर्तित हो जाती है 6H2O प्लस 6CO2 प्लस ऊर्जा, और ये ऊर्जा होती है 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, अर्थात पूर्ण रूप से भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है। ठीक है, हाँ देखिए, इसमें ये ग्लूकोज जो कि श्वसन क्रियाधार के रूप में उपयोग होता है, ये ऑक्सीजन और ये है जल और ये कार्बन डाई
ऑक्साइड। तो ये श्वसन की जो क्रिया है उसमें कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण हो रहा है और जल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब बात आती है श्वसन क्रियाधार, यानी श्वसन क्रिया में जिस पदार्थ का उपयोग होता है, जिस कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, उसे श्वसन क्रियाधार कहते हैं। श्वसन क्रियाधार। देखिए, श्वसन क्रिया में ग्लूकोज का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सरल यौगिक होता है जिसका सबसे पहले ऊर्जा के उत्पादन में उपयोग होता है। और जब कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाता है तो उसके बाद वसा का उपयोग किया जाता है, और जब वसा भी खत्म हो जाती है या वसा के बाद में प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। तो श्वसन क्रियाधार के रूप में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट अर्थात ये ग्लूकोज के रूप में होता है, और कार्बोहाइड्रेट के बाद वसा का प्रयोग होता है। और जब ये दोनों ही समाप्त हो जाते हैं, यानी एक प्रकार से भोजन की कमी हो जाती है, तो उसके बाद प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। प्रोटीन, तो ये वसा जो है वो कार्बोहाइड्रेट को बचाए रखती है, यानी कार्बोहाइड्रेट समाप्त होने के बाद होती है, और वसा का प्रयोग जब समाप्त हो जाता है तो उसके बाद प्रोटीन का प्रयोग होता है। तो एक प्रकार से जिस पदार्थ का जिस कार्बनिक भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण के रूप में प्रयोग होता है वह श्वसन क्रियाधार कहलाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद वसा श्वसन क्रियाधार के रूप में प्रयुक्त होता है, और सबसे अंत में प्रोटीन का श्वसन क्रियाधार के रूप में उपयोग होता है। लेकिन जब एक प्रकार से प्रोटीन का जब उपयोग होने लग जाता है तो एक शरीर के अंदर क्षति होने लग जाती है, यानी हानिकारक स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो देखिए, एक ब्लैकमैन नाम के वैज्ञानिक थे, ब्लैकमैन, उन्होंने ब्लैकमैन के अनुसार जब श्वसन क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है, तो उसे प्लावी श्वसन कहते हैं। प्लावी श्वसन कहते हैं। और जब प्रोटीन का उपयोग होता है, प्रोटीन का उपयोग होता है, तो उसे जीव द्रव्य श्वसन कहते हैं। जीव द्रव्य श्वसन, और इसे कहेंगे प्लावी श्वसन। ये जब जैसे मान लीजिए कोई भूख की वजह से कई दिनों तक कार्बोहाइड्रेट वसा की प्राप्ति नहीं हुई है, तो उस समय जीव द्रव्य का प्रयोग होता है। अब आता है श्वसन क्रिया कहां होती है, यानी श्वसन क्रिया स्थल।
श्वसन क्रिया जिस कोशिकांग में होती है, क्योंकि श्वसन की क्रिया प्रत्येक कोशिका के अंदर होती है, और जिस कोशिकांग में श्वसन की क्रिया होती है उसे श्वसन क्रिया स्थल कहते हैं। श्वसन क्रिया स्थल। देखिए, श्वसन क्रिया स्थल के रूप में जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसे जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है तो उनमें श्वसन का जो क्रिया स्थल है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जीव द्रव या कोशिका द्रव, कोशिका द्रव व मीजोसोम में होती है ये क्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका द्रव व मीजोसोम में। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं, और देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है ज्यादातर। इनमें जो श्वसन क्रियाधार है ये एक तो कोशिका द्रव, जो दोनों में ये सेम है, कोशिका द्रव, और दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये जो श्वसन क्रिया है, इस श्वसन क्रिया का जो मुख्य क्रिया स्थल है ये एक प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका द्रव तो दोनों में ही है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिया जो है वो संपन्न होती है। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन क्रिया स्थल के रूप में इसको जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है उसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये संरचना होती कैसे है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। इस प्रकार का ये एक कोशिकांग है जिसमें दो झिल्लियां होती हैं। बाहर की झिल्ली सपाट होती है, अंदर की जो झिल्ली होती है वो उंगली नुमा उभारों के रूप में अंदर की तरफ बलित हो जाती है। इस तरह से ये संरचना होती है। इसमें ये बाह्य झिल्ली है, और ये आंतरिक झिल्ली, आंतः या आंतरिक झिल्ली। इन दोनों झिल्लियों के बीच में अवकाश होता है, उसको कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल अवकाश, और उसमें भरा रहता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल द्रव। इसमें ये जो भाग है इनको क्रस्टी कहते हैं, और इसमें जो भरा हुआ भाग है वो मैट्रिक्स या आधात्री कहलाता है। इस मैट्रिक्स वाले भाग में डीएनए की उपस्थिति होती है, डीएनए होता है। यहां राइबोसोम भी पाए जाते हैं, राइबोसोम जो कि 70 प्रकार के होते हैं, और इसमें विभिन्न प्रकार के जो कोशिका द्रव में पाए जाने वाले रसायन है वो सब पाए जाते हैं। इसके अंदर यहां पर उंगली नुमा संरचना पर ये जो पाए जाते हैं इनको कहते हैं ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम या इनको कहते हैं F1 कण। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की जो क्रिया होती है इसलिए इसको श्वसन क्रिया स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है,
और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एक तरह से क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। क्रेब्स चक्र जो आगे हम पढ़ेंगे कि महत्वपूर्ण क्रिया होती है क्रेब्स चक्र, जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार मैंने यहाँ इसे इस रूप में व्यक्त किया है कि यहाँ इसमें इसमें श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन क्रिया क्रिया स्थल के रूप में। अब बात आता है कि ये जो श्वसन की क्रिया है इसके प्रकार, श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, देखिए श्वसन के दो प्रकार हैं। एक है ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा है अनॉक्सी श्वसन, एरोबिक और एन एरोबिक, एरोबिक श्वसन रेस्पिरेशन और दूसरा है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए ऑक्सी श्वसन में ये जो क्रिया है, दोनों की तुलना करा दें, यह O2 की उपस्थिति में होता है और यह O2 की अनुपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है। इसमें भोज्य पदार्थ का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड व जल बनते तथा या बनते हैं। अब देखिए इसमें C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा, यानी इसमें पूरी तरह से ऑक्सीकरण हुआ है। इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इससे एथिल अल्कोहल व CO2 बनते हैं, अर्थात C6H12O6 C2H5OH प्लस 2 CO2, और इसमें देखिए ऊर्जा जो है वो बहुत कम मात्रा में निकलती है, 56 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है ऊर्जा। तो एक तरह से दूसरा अंतर ये हो गया कि इसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। साथ में इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, यानी 686 किलो कैलोरी, और इसमें कम ऊर्जा मुक्त होती, यानी 56 किलो कैलोरी ऊर्जा ही मुक्त होती है। देखिए इसमें ये एक सामान्य श्वसन की क्रिया है जो सब में पाई जाती है, और ये विशेष जीवों के अंदर ही, विशेष परिस्थितियों में ही ये क्रिया होती है। यह
सामान्यतया सभी जीवों में होने वाली क्रिया। यह कुछ पादपों में विशेष परिस्थितियों में होती है, जबकि जीवाणु व कवक आदि में यह सामान्यतया होती है। अब देखिए इसमें और विशेष बात देखें कि ये जो ऑक्सीशोषण है इसमें O2 और CO2 बनते हैं, सॉरी CO2 और जल बनते हैं जो कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पैदा करते। इसमें एल्कोहल बनता है जो कि विषैला प्रभाव जो है वो पैदा कर देता है। तो एक तरह से यहां हम कहें इसका पादप कोशिका पर कोई विषैला प्रभाव नहीं होता। इसका या इसमें बने एल्कोहल का पादप कोशिका पर विषैला प्रभाव पड़ता है। तो एक तरह से ये ऑक्सीशोषण जो है ये सामान्य प्रभाव है, कोई विषैला प्रभाव नहीं है। यहाँ एल्कोहल या अन्य जो कार्बनिक पदार्थ बनते हैं वो विषैला प्रभाव जो है वो पैदा कर देते हैं। इसके अलावा ये जो है श्वसन की जो क्रिया है इसमें एक और ले हम कि ये जो ऑक्सीशोषण है इस ऑक्सीशोषण की जो क्रिया है ये क्रिया होती है कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसकी क्रियाएं कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसकी संपूर्ण क्रियाएं केवल कोशिका द्रव में ही संपन्न होती है। तो एक प्रकार से पादपों में या यूं कहें कि ऑक्सीशोषण जो है एक सामान्य श्वसन का प्रकार है। ठीक है, तो यहां हमने ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण की क्रिया विधि और उन क्रिया विधियों में साथ ही साथ दोनों को हमने अंतर भी बता दिए हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अनऑक्सीजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है।
ऑक्सीजन में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, अनऑक्सीजन में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीजन में ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है, अनऑक्सीजन में कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ऑक्सीजन की क्रिया कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, जबकि अनऑक्सीजन की क्रिया केवल कोशिका द्रव में संपन्न होती है। इसी प्रकार से ये ऑक्सीजन की जो क्रिया वो एक सामान्य क्रिया है, अनऑक्सीजन की क्रिया कुछ एक प्रकारों में सेवा या जीवाणु में तो होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में विशेष परिस्थितियों में होती है, जैसे बीजों के अंकुरण के समय इस तरह से कुछ विशेष परिस्थितियों में ये क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो हमने इन दोनों क्रिया विधियों के बारे में पढ़ा कि श्वसन क्या है और श्वसन के प्रकार कितने हैं। तो एक होता है ऑक्सीजन और दूसरा है अनऑक्सीश्वसन। ठीक है, अब हम होमवर्क देंगे, आप नोट कर लीजिए। होमवर्क बहुत सामान्य बातें हैं और इसमें से प्रश्न अवश्य रूप से आता है, 4 नंबर का मेजर प्रश्न आता है। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट नोट करिए। श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन को परिभाषित कीजिए। पहला तो है, दूसरा है श्वसन क्रियाधार के आधार पर प्लावी श्वसन व जीव द्रवीय श्वसन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 3, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन क्रिया स्थल, यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन क्रिया स्थल का नाम लिखिए। और चौथा प्रश्न है ऑक्सीश्वसन व अनऑक्सीश्वसन में 4 अंतर लिखिए। ठीक है, ये 4 प्रश्न जो है वो आपको करने हैं। इस तरह से आज हमने इस नए चैप्टर की शुरुआत की है। सामान्य बातें की है, श्वसन क्या है, श्वसन क्रियाधार किसे कहते हैं, कौन कौन से पदार्थ श्वसन क्रियाधार के रूप में होते हैं, श्वसन क्रिया स्थल के रूप में कौन सा कोशिकांग होते हैं, इसके बाद श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, इनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार हमने यहाँ दोनों प्रकार के श्वसनों के बारे में बात की, अर्थात ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन। साथ ही साथ हमने दोनों की तुलना भी कराई है। और कल हम पढ़ेंगे श्वसन की क्रिया विधि, अर्थात श्वसन कैसे होती है। तो ऑक्सी श्वसन की जो क्रिया है ये किस प्रकार से चलती है, अर्थात इसमें 2 महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं, जिनमें एक होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है क्रेब्स चक्र। तो उन दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये सामान्य प्रश्न है, सामान्य चीजें हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार आप देख लीजिए, होमवर्क को नोट कर लीजिएगा, अच्छी तरह से आप नोट